चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। नासा का डार्ट मिशन भारतीय समय के मुताबिक 27 सितंबर को एस्टेरॉयड डाइमॉर्फोस से टकराएगा। डार्ट मिशन से मतलब है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसका मकसद है एस्टेरॉयड की दिशा बदल देना। दरअसल जलवायु परिवर्तन के बाद सबसे बड़ा खतरा है एस्टेरॉयड का पृथ्वी से टकराना। अगर नासा का यह मिशन सफल रहा तो संभव है कि पृथ्वी को ऐसे खतरों से सुरक्षित किया जा सके। गौरतलब है कि डाइमॉर्फोस तकरीबन 160 मीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड है जो कि तकरीबन 780 मीटर चौड़े डिडिमोस का चक्कर लगा रहा है। हालांकि डाइमॉर्फोस से वैज्ञानिकों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन यह टेस्ट भविष्य में होने वाले खतरे को टालने में सक्षम हो सकेगा। वैज्ञानिक इस डेटा को कई तरह से यूज कर सकेंगे। डार्ट में केवल एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है, ड्राको यानी डिडिमॉस रिकॉनेसेंस एंड एस्टेरॉयड कैमरा फॉर ऑप्टिकल नेविगेशन। ये एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा है जो कि दोनों एस्टेरॉयड की इमेजेस लेने का काम करेगा। आपको बता दें कि एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे चट्टानी पदार्थ होते हैं, लेकिन इनका आकार ग्रहों की तुलना में छोटा होता है। सौरमंडल में अधिकांश क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं। हाल ही में समग्र शिक्षा कार्यक्रम के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग आयोजित हुई थी। इस मीटिंग में कुछ सूचनाएं सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल, गुजरात, त्रिपुरा और बिहार ऐसे राज्यों में शामिल है जहां पर सेकेंडरी लेवल पर ड्रॉप आउट रेट नेशनल एवरेज से ज्यादा है। गौरतलब है कि सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% करने का लक्ष्य रखा है। ड्रॉप आउट रेशियो इसमें एक बड़ी समस्या के तौर पर देखा जा रहा है। ड्रॉप आउट रेशियो में लड़कियों की संख्या ज्यादा रहती है। कुछ समय पहले यूनिसेफ का एक सर्वे आया था। इसके मुताबिक 33% लड़कियां घरेलू कामों के चलते और 25% लड़कियां शादी के चलते स्कूल जाना छोड़ देती हैं। शिक्षा मंत्रालय ने सुझाव के तौर पर स्कूल ड्रॉप आउट को रोकने के लिए बच्चों के घर जाकर बात करने के विकल्प को सुझाया है। कई बार खराब रिजल्ट और पारिवारिक स्थितियां बच्चों को स्कूल छोड़ने पर मजबूर करती हैं। आपको बता दें कि समग्र शिक्षा योजना को कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने साल 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है। योजना 2021-22 से शुरू होकर 2026 तक लागू रहेगी। इसे समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 नाम दिया गया है। इसे प्री स्कूल से शुरू करके 12वीं तक शिक्षा के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मैसूर के दशहरा उत्सव का शुभारंभ किया। 10 दिन चलने वाले इस उत्सव को स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दिया गया है। साल 2020 और 2021 में कोविड के चलते इसका आयोजन नहीं हो सका था, इसलिए 2022 में इसे बड़े लेवल पर मनाए जाने का विचार किया जा रहा है। कर्नाटक में इसे नाडा हब्बा के नाम से जानते हैं। ये इस क्षेत्र के टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने में अहम भूमिका निभाता है। टूरिज्म अकेले 80,000 रोजगार सृजन करने में सक्षम है। दशहरा मां चामुंडेश्वरी द्वारा राक्षस के नाश करने का प्रतीक है। साथ ही यहाँ विजयनगर साम्राज्य की यह लेगेसी है। इस त्योहार का जिक्र अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पायस और नूनीज जैसे यात्रियों ने अपने लेखों में किया है। विजयनगर के बाद इसे लेगेसी को वाडियार राजाओं ने जारी रखा। उनके दौर में नवरात्र श्रीरंगपट्टनम में बड़े स्तर पर मनाया जाता था, लेकिन टीपू सुल्तान के बाद राजधानी श्रीरंगपट्टनम से मैसूर ट्रांसफर कर दिया गया। तब से यह त्योहार लगातार मैसूर में मनाया जाता है। यह अपने पीक पर कृष्णा राजा वाडियार के काल में पहुंचा था। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को साल 2021 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक जल दूत ऐप तैयार किया है। इसके जरिए देश के गांवों में चुनिंदा कुओं के वाटर लेवल पर नजर रखी जाएगी। इसकी लॉन्चिंग केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा नई दिल्ली में की जाएगी। इस ऐप के डेटा से पंचायत कई योजनाओं को प्रभावी बना सकेंगी। गौरतलब है कि देश में पंचायत और शहरी स्तर पर कई तरह से जल प्रबंधन को बेहतर किया जा रहा है। इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड डेवलपमेंट, वृक्षारोपण, वाटर बॉडी डेवलपमेंट जैसे तरीके आजमाए जा रहे हैं। हालांकि पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्राउंड वाटर के बेहिसाब प्रयोग से उसकी निगरानी की जरूरत है। ये ऐप इन सब में मददगार साबित होगा। आपको बता दें कि वाटर सप्लाई, इरिगेशन, ड्रेनेज राज्य सूची के विषय हैं, वहीं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट यूनियन लिस्ट का मुद्दा है। झूठी खबरें और देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कुछ चैनल्स पर सेंटर ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। सरकार ने 10 यूट्यूब चैनल्स की 45 वीडियोस को ब्लॉक कर दिया है।
इससे पहले पिछले महीने भी पाकिस्तान और भारत के कुछ यूट्यूब चैनल्स को भारत ने बैन किया था। सरकार ने रिलीजियस कम्युनिटीज के खिलाफ हेटफुल स्पीच फैलाने और भारत में गृह युद्ध की घोषणा जैसी झूठी खबरों को लेकर इन चैनल्स को आड़े हाथों लिया। आपको बता दें कि आईटी एक्ट 2000 और उससे जुड़े 2021 के नियमों के बेस पर सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह के एक्शन ले सकती है। इस एक्ट के सेक्शन 69A के अकॉर्डिंग केंद्र सरकार खास वजहों से कुछ कंटेंट तक पब्लिक एक्सेस को ब्लॉक करने के आदेश जारी कर सकती है। इनमें भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर जैसे आधार शामिल हैं। इधर 2021 के नियमों के मुताबिक सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को सरकार या कोर्ट के इस तरह के आदेश को 36 घंटे में पूरा करने का प्रावधान है। आदेशों को न मानने की दशा में इंटरमीडियरीज पर भी एक्शन लिया जा सकता है और आईटी एक्ट 2000 के तहत सेफ हार्बर मॉडल से भी उन्हें छूट नहीं मिलती। दरअसल आईटी एक्ट 2000 की धारा 79 के तहत इंटरमीडियरीज को कुछ खास कंडीशंस में कंटेंट अपलोड करने की इंफॉर्मेशन न होने जैसे आधार पर आदेशों का पालन न करने की छूट भी मिली है। सेफ हार्बर मॉडल की यह सुविधा यूरोपियन यूनियन के कानून की तर्ज पर लागू है। ईडब्ल्यूएस कोटा पर केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने कुछ जानकारी दी है। डीओपीटी के मुताबिक ऐसे लोग जो किसी राज्य की ओबीसी लिस्ट में हैं लेकिन केंद्र की ओबीसी लिस्ट में नहीं हैं, वे भी ईडब्ल्यूएस कोटा का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे लोग भारत सरकार की नौकरियों में अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि उन्हें ईडब्ल्यूएस से जुड़ी सभी शर्तों को पूरा करना होगा। सरकार ने ये जानकारी 10% ईडब्ल्यूएस कोटा से जुड़े सवालों पर दी है। इधर सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की संवैधानिकता को लेकर सुनवाई चल रही है। कोर्ट में इस आरक्षण को 50% अनरिजर्व्ड सीट्स के उल्लंघन के मामले में चुनौती दी गई है। गौरतलब है कि 1992 के इंदिरा साहनी केस में 9 जजेस की बेंच ने 50% अधिकतम आरक्षण की सीमा का फैसला सुनाया था। आपको बता दें कि 2019 के 103वें संविधान संशोधन के जरिए आर्टिकल 15 और 16 में बदलाव किए गए थे। आर्टिकल 15(6) और 16(6) के जरिए ही ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। डीओपीटी ने इस रिजर्वेशन के लिए कुछ क्राइटेरियाज तय किए हैं। इनमें 8 लाख से कम सालाना आय और 5 एकड़ से कम कृषि भूमि जैसे पैरामीटर शामिल हैं। बात करें ओबीसी लिस्ट की तो 2018 के 102वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में आर्टिकल 342A जोड़ा गया था। इस आर्टिकल के मुताबिक राष्ट्रपति संविधान के उद्देश्य से सामाजिक और शैक्षणिक तौर से पिछड़े वर्ग की लिस्ट जारी कर सकते हैं, लेकिन 2021 में 105वें संविधान संशोधन के जरिए इस आर्टिकल में बदलाव किया गया था। इसके मुताबिक अब राष्ट्रपति जो भी सूची जारी करेंगे उसका इस्तेमाल संविधान की जगह केवल केंद्र सरकार के उद्देश्य से होगा। इस संशोधन के जरिए यह साफ कर दिया गया था कि केंद्र से अलग राज्य अपनी अलग ओबीसी लिस्ट जारी कर सकते हैं। बढ़ते तापमान के चलते पोलर एरियाज में बर्फ तेजी से पिघल रही है। नासा ने हाल ही में इसी तरह की खबरें अमेरिका के अलास्का रीजन के बारे में जारी की हैं। नासा के मुताबिक अलास्का रीजन में परमाफ्रॉस्ट तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे नई नई झीलें बन रही हैं। इन झीलों से लगातार मीथेन निकल रहा है। ऐसी ही 50 साल पुरानी एक झील बिग ट्रेल लेक है, जिसमें से कुछ बबल्स लगातार निकल रहे हैं जो मीथेन गैस से भरे हुए हैं। यह झील एक थर्मोकास्ट लेक है। थर्मोकास्ट लेक परमाफ्रॉस्ट पर एग्जिस्ट करती हैं। जब परमाफ्रॉस्ट से बर्फ हटती है तो आसपास के इलाके में छोटे पिट्स यानी गड्ढे, सिंकहोल्स, टनल्स, रवाइन और हमॉक्स बन जाते हैं। इस तरह के फॉर्मेशन को हम थर्मोकास्ट कहते हैं। परमाफ्रॉस्ट ऐसी भूमि होती है जो साल भर से जमी रहती है। अलास्का में भी ऐसे परमाफ्रॉस्ट हैं जिनमें जमीन में बर्फ दबी हुई है। जैसे ही बर्फ पिघलती है, ग्राउंड सरफेस कोलैप्स कर जाता है और सिंकहोल बन जाते हैं। जब परमाफ्रॉस्ट में जमी बर्फ पिघलती है तो माइक्रोब्स जमीन में दबे ऑर्गेनिक मैटर्स और मरे हुए प्लांट्स को डिकम्पोज करने लगते हैं। इससे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेज बनती हैं जो बाद में एटमॉस्फेयर में मिल जाती हैं। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी वजह है। ग्राउंड लेवल ओजोन के फॉर्मेशन में अहम भूमिका निभाने वाली मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना ज्यादा वार्मिंग को बढ़ा सकती है। हालांकि इसकी लाइफ साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड से काफी कम होती है, लेकिन फिर भी यह ग्लोबल वार्मिंग में 30% के लिए जिम्मेदार है। भारत सरकार अगले साल से देश में बेचे जाने वाले नए मोबाइल फोन्स के लिए एक नए फीचर को लाने की तैयारी में है। सरकार इस फीचर को स्मार्टफोन्स में ऐड करने के लिए मोबाइल निर्माता कंपनियों पर जोर दे रही है।
यह नया फीचर नाविक नेविगेशन सिस्टम है जो अभी स्मार्टफोन्स में अवेलेबल अमेरिकन जीपीएस की जगह लेगा। भारत सरकार के इस कदम से स्मार्टफोन निर्माण उद्योग हिल गया है। चलिए समझते हैं कि नाविक क्या है, यह भारत के लिए क्यों जरूरी है और स्मार्टफोन निर्माण उद्योगों को इससे क्या समस्या आ रही है। नाविक यानी नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा विकसित एक स्वतंत्र स्टैंड अलोन नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। नाविक प्रोजेक्ट को 2006 में मंजूरी दी गई थी। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने की प्रारंभिक समय सीमा 2011 थी, लेकिन यह 2018 से शुरू हो पाया था। गौरतलब है कि नाविक सिस्टम में 8 उपग्रह होते हैं और यह भारत के पूरे भूभाग और इसकी सीमाओं से लगभग 1500 किलोमीटर तक के एरिया को कवर करता है। वर्तमान में नाविक का उपयोग सीमित तरीके से हो रहा है। फिलहाल इसका उपयोग भारत में सार्वजनिक वाहन ट्रैकिंग में किया जाता है। इसका उपयोग गहरे समुद्र में जाने वाले मछुआरों को इमरजेंसी वार्निंग अलर्ट देने के लिए भी किया जा रहा है। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जानकारी की ट्रैकिंग के लिए भी इसका उपयोग हो रहा है। अब अगर हम नाविक की अन्य नेविगेशन उपग्रह प्रणाली से तुलना करें तो सबसे प्रमुख अंतर इन प्रणालियों द्वारा कवर किया जाने वाला एरिया है। जीपीएस दुनिया भर के यूजर्स की जरूरतों को पूरा करता है, यह पूरी पृथ्वी को कवर करता है, जबकि नाविक सिस्टम वर्तमान में भारत और आसपास के क्षेत्रों में ही सेवा दे रहा है। जीपीएस की तरह 3 और नेविगेशन सिस्टम हैं जिसका वैश्विक कवरेज है। ये हैं यूरोपीय संघ का गैलीलियो, रूस का ग्लोनास और चीन का बायडू। आपको बता दें, भारत की 2021 की उपग्रह नेविगेशन मसौदा नीति में नाविक सिस्टम की कवरेज को वैश्विक स्तर तक ले जाने की बात की गई है। हमको ये भी समझना होगा कि भारत नाविक को क्यों बढ़ावा दे रहा है। दरअसल भारत नेविगेशन सर्विस के लिए खास तौर पर रणनीतिक क्षेत्रों के लिए विदेशी उपग्रह प्रणालियों पर निर्भरता को खत्म करना चाहता है। जीपीएस और ग्लोनास जैसी प्रणालियों पर भरोसा करना हमेशा विश्वसनीय नहीं हो सकता, क्योंकि ये संबंधित देशों की रक्षा एजेंसियों द्वारा संचालित होती हैं और संभव है कि विपरीत परिस्थितियों में ये देश इन जरूरी सेवाओं को प्रतिबंधित भी कर सकते हैं। वहीं नाविक एक स्वदेशी पोजिशनिंग सिस्टम है जो भारतीय सरकार के नियंत्रण में है और किसी भी स्थिति में सेवाओं के बंद होने या प्रतिबंधित होने का कोई जोखिम नहीं है। साथ ही नाविक सिस्टम की नेविगेशन क्वालिटी अन्य देशों से बेहतर बताई जा रही है। हालांकि उद्योगों के लिए सरकार का यह कदम भारी पड़ सकता है। नाविक सिस्टम को ऐड करने के लिए मोबाइल निर्माता कंपनियों को अतिरिक्त लागत का बोझ सहना पड़ेगा, जो कि अंततः आम जनता को महंगा पड़ेगा। दूसरा, इसके लिए सरकार द्वारा कंपनियों को दिया गया समय बहुत कम है, जो कि मोबाइल निर्माता कंपनियों के लिए एक बड़ी परेशानी है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच एक MOU पर साइन हुआ है। यह समझौता मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में हुआ। दरअसल ICAO के 42वें सत्र की बैठक मॉन्ट्रियल में आयोजित की गई थी। वहीं इस समझौते को अंजाम दिया गया है, जहां ISA फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता को कम करके सोलर एनर्जी को ऊर्जा जरूरतों के लिए उपयोग करना चाहता है। वहीं ICAO एविएशन सेक्टर में एमिशन को कम करने के लिए काम करता है। यह समझौता इन दोनों संस्थाओं को मिलकर काम करने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगा। आपको बता दें कि ISA 121 हस्ताक्षरकर्ता देशों का एक अलायंस है। इसमें 32 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। इसका मकसद नवीकरणीय ऊर्जा को लागत प्रभावी ढंग से लोगों के जीवन में शामिल करना है। साथ ही सोलर एनर्जी के उपयोग में आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए प्रयास करना भी इसका मकसद है। इस संस्था की संकल्पना 2015 में आयोजित हुई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक में भारत और फ्रांस ने मिलकर रखी थी। यूनाइटेड नेशंस में शामिल देश ISA के सदस्य बन सकते हैं। सदस्यों को अपने यहाँ एक नेशनल फोकल पॉइंट का गठन करना होगा, जो कि ISA से कोऑर्डिनेशन के लिए जिम्मेदार होगा। इसका सचिवालय गुरुग्राम स्थित ग्वाल पहाड़ी पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के कैंपस में स्थित है। संस्कृति मंत्रालय ने बाथुकम्मा त्योहार को इंडिया गेट पर आयोजित किया। ये फूलों का एक त्योहार है जिसे मुख्य तौर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में आयोजित किया जाता है। इसमें महिलाएं रंग बिरंगे फूलों का प्रयोग कर त्योहार का आयोजन करती हैं। ये नवरात्रि के मौके पर आयोजित किया जाता है। महिलाएं फूलों से तैयार किए गए बाथुकम्मा के चारों ओर गाना गाकर ताली बजाते हुए नृत्य करती हैं। भारत में नवरात्रि का त्योहार अलग अलग राज्यों में कई तरीकों से मनाया जाता है। इस मौके पर तमिलनाडु में देश में पहली बार बोम्मई गोलू को अंडर वाटर डिस्प्ले किया गया। बोम्मई गोलू
दक्षिण भारतीय राज्यों मसलन कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का एक पारंपरिक रिवाज है। इसमें छोटी छोटी गुड़ियाओं को स्टेज पर डेकोरेट करते हैं। ये गुड़िया रामायण, महाभारत और पुराणों का चरित्र होती हैं। कई बार ये पर्यावरण, अंतरिक्ष और करंट इश्यूज की थीम पर आधारित होती हैं। इन्हें एक पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर किया जाता है। इसे तमिल में बोम्मई गोलू, तेलुगु में बोम्मला कोलुवु और कन्नड़ में बाम्बे हब्बा के नाम से जानते हैं। ये संख्या में आमतौर पर 11 या ज्यादातर ऑड नंबर्स में होती हैं। इस पूरे आयोजन में मारापची बोम्मई हर परिवार के स्टेज में शामिल की जाती हैं। मारापची बोम्मई में दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की डॉल्स को शामिल किया जाता है। सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को किंगडम का प्रधानमंत्री घोषित किया है। गौरतलब है कि मोहम्मद बिन सलमान पहले सऊदी अरब के रक्षा मंत्री थे, साथ ही किंगडम के डिफेक्टो रूलर के तौर पर जाने जाते हैं। डिफेक्टो रूलर से मतलब है जो कानूनन भले ही शासक न हो, सत्ता पर नियंत्रण उसी का हो। गौरतलब है कि सऊदी अरब आधिकारिक तौर पर एक अरब और इस्लामिक स्टेट है, जिसका धर्म इस्लाम और संविधान कुरान है। यहाँ पर किंग प्रधानमंत्री की भूमिका निभाता है, साथ ही देश में शरिया कानून और जनरल पॉलिसी को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसके पास देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी होती है। सऊदी अरब पश्चिमी एशिया में अरेबियन पेनिनसुला पर स्थित एक देश है। यहाँ पर इस्लाम धर्म के 2 पवित्र शहर मक्का और मदीना स्थित हैं। सऊदी अरब के पश्चिम में गल्फ ऑफ अकाबा और रेड सी, तो पूर्व में पर्शियन गल्फ स्थित हैं। सऊदी अरब अपनी सीमा इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर और यूएई से साझा करता है। सऊदी और भारत के रिश्तों की बात करें तो सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। मार्च 2021 के आंकड़ों के मुताबिक सऊदी अरब का भारत में $3.13 बिलियन निवेश है। सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो साल 2017 में सऊदी अरब ने योग को स्पोर्ट्स एक्टिविटी घोषित किया था। भारतीय सऊदी अरब में सबसे बड़े प्रवासी समुदाय हैं। जाने माने अभिनेता अक्षय कुमार की आने वाली मूवी को लेकर राम सेतु चर्चा में आ गया है। इस मूवी में राम सेतु, जिसे आधिकारिक तौर पर एडम्स ब्रिज कहते हैं, के बारे में बताया गया है। आइए कुछ बातें राम सेतु यानी एडम्स ब्रिज के बारे में जानते हैं। एडम्स ब्रिज लाइमस्टोन शोल्स से बनी एक 48 किलोमीटर लंबी चेन है। यह ब्रिज भारत के रामेश्वरम को श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मौजूद मन्नार आइलैंड से जोड़ता है। राम सेतु को हिंदू शास्त्रों में काफी अहमियत दी गई है और माना जाता है कि भगवान राम और उनकी सेना ने रावण से युद्ध लड़ने के लिए इसी पुल का सहारा लिया था। जबकि इस्लाम में मान्यता है कि आदम ने श्रीलंका की एडम चोटी तक पहुंचने के लिए इस पुल का इस्तेमाल किया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि राम सेतु एक नेचुरल स्ट्रक्चर है जो टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से बना है। आपको बता दें कि राम सेतु का जलस्तर काफी उथला है। यही वजह है कि मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट के बीच सीधा नेविगेशन नहीं हो पाता। लिहाजा भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट के बीच चलने वाले जहाजों को श्रीलंका का पूरा चक्कर लगाकर यात्रा करनी पड़ती है। इससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए UPA 1 के समय सेतु समुद्रम शिपिंग कनाल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट के तहत एडम्स ब्रिज की खुदाई की जानी थी ताकि मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट के बीच नेविगेशन को शॉर्ट किया जा सके। हालांकि बाद में यह मामला कोर्ट में चला गया और प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का आइडिया पहली बार भारत सरकार नहीं बल्कि एक ब्रिटिशर एडी टेलर ने 1860 में रखा था। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक संबंधों पर एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट के मुताबिक पति का यह कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी और माइनर बच्चों को वित्तीय सहायता मुहैया कराए, फिर चाहे उसे धन शारीरिक श्रम के जरिए ही क्यों न कमाना पड़े। हालांकि इसमें प्रावधान यह भी है कि पति का शरीर काम करने में सक्षम होना चाहिए। कोर्ट ने यह फैसला एक ऐसे पति पत्नी के मामले में सुनाया जिसमें पत्नी ने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया है। पत्नी का आरोप है कि पति द्वारा दहेज की मांग की जाती है और मानसिक शारीरिक कष्ट दिया जा रहा है। वहीं पति का कहना है कि पत्नी ने घर अपनी मर्जी से छोड़ा है। साथ ही माइनर चाइल्ड के DNA टेस्ट की मांग भी उन्होंने की है। पति ने अपने बिजनेस लॉस के चलते फाइनेंशियल सहायता देने से इनकार किया था। आपको बता दें कि कोर्ट का यह फैसला CRPC की धारा 125 के तहत दिया गया है। इस धारा में पर्याप्त संसाधनों वाले व्यक्ति को अपनी पत्नी, माइनर बच्चे और माता पिता के भरण पोषण के इंतजाम के प्रावधान बताए गए हैं। इसमें तलाकशुदा पत्नी या पति द्वारा दूसरी शादी की स्थिति में त्याग दी गई महिला, विवाह या गैर विवाह से जन्मे माइनर बच्चों के भरण पोषण की बात की गई है।
इसमें 18 साल से ऊपर दिव्यांग बच्चों के भरण पोषण की बात भी की गई है। हालांकि एडल्ट्री में रह रही महिला या बिना किसी ठोस कारण के पति से अलग रह रही महिला या आपसी सहमति से अलग रह रही महिला भरण पोषण को हासिल नहीं कर सकेगी। 28 सितंबर को एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपना फाउंडेशन डे मनाया। ये एनडीएमए का 18वां स्थापना दिवस था। इस साल की थीम वॉलंटियरिज्म इन डिजास्टर मैनेजमेंट रखी गई थी। गौरतलब है कि एनडीएमए देश में आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार शीर्ष संस्था है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसका गठन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के जरिए किया गया था। इसका मकसद एक सुरक्षित और आपदा की चुनौती से निपटने के लिए तैयार भारत का निर्माण करना है। साथ ही आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय रणनीति को अप्रूव करने की जिम्मेदारी एनडीएमए के पास है। एनडीएमए के बैकग्राउंड की बात करें तो अगस्त 1999 में भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के महत्व को समझते हुए हाई पावर्ड कमेटी गठित की। इसके अलावा 2001 के गुजरात भूकंप के बाद भी एक राष्ट्रीय समिति गठित हुई। पहली बार 10वीं पंचवर्षीय योजना में आपदा प्रबंधन पर एक अध्याय विस्तार से दिया गया। इसके बाद 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम को अधिनियमित किया। इसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के गठन का प्रावधान था। आपको बता दें कि डिजास्टर या आपदा एक ऐसी घटना है जो कि अचानक उत्पन्न होकर आम जनजीवन को प्रभावित करती है। इससे जनजीवन, संपत्ति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इन मामलों में स्थानीय निवासी इस स्थिति में नहीं होते कि वे खुद से इन चुनौतियों से निपट सकें, इसलिए बाहरी सहायता की जरूरत होती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एमटीपी एक्ट यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट का कहना है कि इस एक्ट और इसके रूल्स के तहत जिस तरह एक शादीशुदा महिला को अबॉर्शन का अधिकार है, उसी तरह एक गैर शादीशुदा महिला को भी यही हक है। कोर्ट ने कहा कि 2021 का एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट अपने ऑब्जेक्टिव और रीजंस में शादीशुदा और गैर शादीशुदा महिला में अंतर नहीं करता। इसलिए यह कानून सभी महिलाओं को अबॉर्शन का अधिकार देता है। इसी फैसले के साथ कोर्ट ने महिलाओं की बॉडीली ऑटोनॉमी पर काफी जोर दिया है। कोर्ट का मानना है कि रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी पूरी तरह से बॉडीली ऑटोनॉमी से जुड़ी है, यानी राइट टू चूज कॉन्ट्रासेप्शन, बच्चों की संख्या और अबॉर्शन जैसे सभी मुद्दों पर महिलाओं का अपना हक है। आपको बता दें कि भारत में अबॉर्शन कराने के मामले में 1971 के एमटीपी एक्ट को फॉलो किया जाता है। 2021 में एक संशोधन के जरिए इस कानून में कुछ बड़े बदलाव किए गए थे। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 2 बातें शामिल हैं। पहली बात कि मूल कानून में जहां केवल विवाहित महिलाओं को शामिल किया गया था, 2021 के अमेंडमेंट में अनमैरिड विमेन को भी इसमें शामिल कर लिया गया। और दूसरी बात कि अबॉर्शन की लिमिट को 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दिया गया। 2021 के कानून में कहा गया है कि 20 से 24 हफ्ते गर्भ के अबॉर्शन के अधिकार उन महिलाओं को मिलेगा जो सरकार नियमों से निर्धारित करेगी। इसके लिए 2021 में अमेंडमेंट रूल्स जारी किए गए और तय किया गया कि 20 से 24 हफ्ते गर्भ को अबॉर्ट करने का राइट रेप पीड़िता, माइनर, दिव्यांग, मेंटल रिटार्डेशन से पीड़ित महिला को ही मिलेगा। इसमें उन महिलाओं को भी शामिल किया गया जिनका मैरिटल स्टेटस प्रेगनेंसी के दौरान चेंज हो गया, यानी वे महिलाएं जो बाद में तलाकशुदा या विधवा हो गई। कोर्ट का इस नियम पर मानना है कि यह नियम केवल विवाहित महिलाओं को ही मान्यता देता है, जो कि आर्टिकल 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है। रेप पीड़िताओं के मामले में भी कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। बकौल सुप्रीम कोर्ट, सरकार को इस कानून में रेप पीड़िता की डेफिनेशन में बदलाव करने की जरूरत है। रेप पीड़िता की डेफिनेशन में मैरिटल रेप को भी शामिल करना चाहिए। आपको बता दें कि भारत में मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना गया है। आईपीसी की धारा 375 में एक एक्सेप्शन के चलते भारत में अभी मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना गया है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसी कंट्रीज अब इसे अपराध मानती हैं। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ऑपरेशन गरुण लॉन्च किया है। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय लिंक वाले ड्रग नेटवर्क्स को डिसमेंटल करना है। इस ऑपरेशन को इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मदद से लागू किया जाएगा। इसमें ड्रग नेटवर्क्स को टारगेट करते हुए ड्रग पेडलर्स, हैंडलर्स, सपोर्टिंग एलिमेंट्स और प्रोडक्शन जोन के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें कि सीबीआई का गठन 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा किया गया था। इसका गठन संथानम आयोग की सिफारिश पर हुआ था। वर्तमान में सीबीआई डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के तहत कार्यरत है। गौरतलब है कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है
इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से मिलती है। इसके मुख्य काम है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और दुराचार आदि मामलों की जांच करना। इसके अलावा राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामले की जांच करना। साथ ही यह भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम भी करती है। सीबीआई भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में भी कार्य करती है। हाल ही में स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत पीओपी यानी पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की रिव्यू कमेटी की 18वीं बैठक आयोजित हुई। इस दौरान 5 और केमिकल्स को एजेंडे में शामिल किया गया है। इनमें क्लोरीपाइरिफोस, निर्धारित मानकों से अलग क्लोरीन युक्त पैराफीन और लॉन्ग चेन पर फ्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड शामिल है। ये केमिकल्स अभी लिस्टेड किए गए हैं। एक बार रिव्यू कमेटी द्वारा विचार किए जाने के बाद इसे फाइनली लिस्टेड किया जाएगा। भारत ने क्लोरीपाइरिफोस को पीओपी के तौर पर लिस्टेड किए जाने पर ऐतराज जताया है। भारत के मुताबिक क्लोरीपाइरिफोस कार्सिनोजेनिक नहीं है। इसे कन्वेंशन के तहत लिस्टेड किए जाने पर विचार करने की जरूरत है। भारत क्लोरीपाइरिफोस के बड़े उत्पादकों में से एक है। इसे इंसेक्टिसाइड एक्ट ऑफ 1968 के तहत रजिस्टर किया गया है। इसका प्रयोग चावल, कपास और चना दाल में पेस्टिसाइड के तौर पर किया जाता है। गौरतलब है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौता है। इसमें ऐसे पीओपीज के उत्पादन को बैन या सीमित किया जाता है जो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, साथ ही मानवीय स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। वैश्विक एनर्जी थिंक टैंक एम्बर ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी डेटा का प्रयोग किया गया है। इसके मुताबिक भारत ने 116 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित कर ली है। हालांकि यह 2022 के टारगेट का 66% ही है। साथ ही इस साल केवल 10 गीगावाट ही नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विकास हुआ है। वहीं इसी मामले में चीन से तुलना करें तो उसने 17 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विकास किया है। सबसे ज्यादा कमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में देखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत पीछे हैं। इन राज्यों को साल 2022 के टारगेट पूरे करने में ही अभी 50-60 साल और लग जाएंगे। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापना के मामले में सबसे ज्यादा कैपेसिटी राजस्थान की है। आपको बता दें कि भारत ने साल 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। साथ ही 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करना है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य के चौथे टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। ये टाइगर रिजर्व चित्रकूट जिले की रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बनाया जाएगा। अभी इस सेंचुरी में कोई टाइगर नहीं है, लेकिन इसके पगमार्क देखने को मिलते रहते हैं। दरअसल पन्ना टाइगर रिजर्व यहां से केवल 150 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए यहां पर उनकी मौजूदगी देखी जाती है। कुछ समय पहले एनटीसीए ने एक रिपोर्ट स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रेडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया जारी की थी। इसके मुताबिक रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक जरूरी कॉरिडोर है। यूपी कैबिनेट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 38(5) के तहत मंजूरी दी है। यहाँ पर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आपको बता दें कि यूपी में दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व पहले से मौजूद हैं। रानीपुर चौथा टाइगर रिजर्व होगा। भौगोलिक तौर पर यह बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व होगा। दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर जिले में स्थित है। स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया के मुताबिक भारत के 20 राज्यों में 2967 टाइगर्स पाए जाते हैं। गौरतलब है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर्स वाला देश है। सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री मोदी कल देश में 5G की कमर्शियल सेवाओं की शुरुआत करेंगे। साथ ही नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 का शुभारंभ करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन न्यू डिजिटल यूनिवर्स थीम के साथ 1 से 4 अक्टूबर 2022 के बीच किया जाएगा। शुरुआत में ये सेवाएं देश के कुछ चुनिंदा शहरों में शुरू की जाएंगी। आने वाले कुछ सालों में ये सेवाएं पूरे देश में लागू हो जाएंगी। 5G सेवाएं देश में नए आर्थिक अवसर सृजित करने में सक्षम हैं। साल 2035 तक इन सेवाओं के जरिए आर्थिक प्रभाव $450 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। साथ ही 5G तकनीक से सीमलेस कवरेज, हाई डेटा रेट, लो लेटेंसी और रिलायबल कम्युनिकेशंस जैसी सुविधाएं हासिल होंगी। इससे नेटवर्क एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी और स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी में इजाफा होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि 5G 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है।
ये 2G, 3G, 4G के बाद आया एक ग्लोबल वायरलेस स्टैंडर्ड है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई